हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ठीक है जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैंकिंग का कमर्शियल बैंक हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज जो है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सारे बैंकों के क्या है, पप्पा हैं। क्या है? पप्पा हैं। तो वो पप्पा जी की शुरुआत कैसे हुई, कहां से आए, थोड़ी उसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, अपने सारे बुक पे, और फिर उससे आरबीआई की फंक्शंस भी देखेंगे, फिर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए, अच्छा एक बात तो आपके मन में सवाल आ ही रहा होगा, क्या सर आरबीआई से पहले कोई हेड कर रहा था इसको कि नहीं कर रहा था, है ना? आरबीआई तो सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये हमारा हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, लेकिन क्या एक बात बताइए, आरबीआई से कोई पहले था क्या, है ना? तो आइए इसका सवाल की कोशिश करते हैं और जानते हैं बहुत। चलिए चलते हैं क्लास में, ज्यादा लेट ना करते हैं, आइएगा जी। सबसे पहले क्या, अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो चलिए ज्वाइन करिए नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल के साथ साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर से कर लीजिएगा बटन प्रेस, और अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का लेक्चर नंबर 6, है ना? और 5 लेक्चर ऑलरेडी हो, ठीक है जी। चलिए तो अभी हम जानते हैं सबसे पहले क्या बात है, इससे पहले जो था यानी आरबीआई से बैंकिंग का हालात क्या था, और कौन कौन जो थी गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोर्ड और कौन कौन सा बैंक मेन रोल कर रहा था किसके लिए, आरबीआई से पहले सेंट्रल बैंक। ठीक है जी। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए क्या था कि जब बात करें गवर्नमेंट की, हाँ गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या करा, कब कब की बात बता रहा हूं मैं, ये आप आ जाइए 1921 1921 में 3 बैंक को मर्ज कर दिया गया था। इस समय बैंकिंग का हिस्ट्री में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो आपको ये पता है क्या है, 3 बैंक मर्ज हुआ था, कौन कौन सा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, यही था। इसको बैंक ऑफ बंगाल भी कह सकते हैं, बंगाल ही था या कोलकाता, दोनों एक ही बात। ठीक है, ये तीनों था। और इन तीनों बैंक्स को मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसका नाम क्या हुआ, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। बात पता है आपको, हम बैंकिंग के हिस्ट्री पढ़ा रखा है, कब हुआ था, 27 जनवरी तो बात समझ में आई। अब इसी बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था, ये तो बेसिकली कमर्शियल बैंक था। कौन सा बैंक था ये, कमर्शियल बैंक। लेकिन और बैंक न रहने के गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये इसी बैंक को क्वासी क्वासी सेंट्रल बैंक माना गया। क्या माना गया, क्वासी सेंट्रल बैंक। उसके बाद क्या हुआ, 1926 में एक कमीशन आई थी, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, है ना? और इस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया, क्या दिया, रिकमेंडेशन। ठीक है, और इसी कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद 1935 में आरबीआई आया। ठीक है, प्राइवेट बैंक के तौर, प्राइवेट ओन्ड बैंक। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत है नहीं? और उसके बाद 1949 में नेशनलाइज कर नेशनलाइज कर दिया गया। बात समझ में आई? और उसके बाद से 1 जनवरी 49 नेशनलाइज कर दिया गया।
और ये बन गया पूरा क्या आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया, सेंट्रलाइज बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक बन गया। ठीक है, तो इसका सेटअप कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, अप्रैल 1935 को, और ये नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1950 को, और तब से ये काम करना शुरू किया। ठीक है जी। और उसके बाद एक चीज और बता दूं, 1935 के बाद ना भाई 1935 के बाद ना 1937 से 47 तक ये जो था ये बर्मा का भी सेंट्रल बैंक रहा है, बर्मा का भी सेंट्रल बैंक रहा है, और 1947 से 48 तक पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक। ये होगी बेसिक चर्चा। ठीक है जी। तो अब आइए, अब चलते हैं क्लास में और शुरू करते हैं आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कहानी। हाँ, शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। रिजर्व बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक है किसका? कंट्री का। बेसिक चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है सर। सेंट्रल बैंक इज अ रिलेटिवली रिसेंट इनोवेशन इन मोस्ट सेंट्रल बैंक्स एज वी नो देम टुडे वर एस्टैब्लिश्ड अराउंड द अर्लीस्ट 90th, कब? 90th सेंचुरी में ये एस्टैब्लिश हुआ था। तो कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप कब हुआ? रिकमेंडेशन किसके? हिल्टन यंग कमीशन के। और कौन से? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी शुरुआत हुई। प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बैंक व्हिच कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935। एक आरबीआई 1934 में आया और 1 अप्रैल 1935 से बाद काम के तौर पर कर दी गई। मतलब भैया काम करना शुरू इसने कर दिया। बैंक का क्या क्या था, क्या क्या पर्पस था भाई? तो रेगुलेट करना था इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, मेंटेन करना था रिजर्व्स को, सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, और टू ऑपरेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। तो मेन काम था। ठीक है, अब क्या हुआ देखिएगा। कह रहा था बैंक बिगन इट्स ऑपरेशन बाय टेकिंग ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द फंक्शंस सो फार बीइंग परफॉर्म द कंट्रोलर ऑफ करेंसी फ्रॉम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये बात मैंने बताई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग से इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड पब्लिक डेट, द एग्जिस्टिंग करेंसी एट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कराची, लाहौर, कानपुर बिकेम branches of the issue department and the offices of the banking department were established कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली। यहाँ पे इसका ब्रांच सेटअप हुआ। कह रहा बर्मा, म्यांमार seceded from the Indian Union in 1937, but the Reserve Bank continued to act as a central bank for Burma till Japanese occupation of Burma and later up to 1940। देखो 1937 से 40 तक बर्मा के लिए भी सेंट्रल बैंक का रोल कौन प्ले किया? आरबीआई। बस इतना ही जानो। After the partition of India, the Reserve Bank of India served the Central Bank of Pakistan up to the 1948। 1948 तक आपका पाकिस्तान का भी ये सेंट्रल बैंक रोल प्ले किया था। When the State Bank of Pakistan commenced operation, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शुरुआत की अपना ऑपरेशन, the bank which was originally set up as a shareholders bank was nationalized in 1949। 1950 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। अब देखो हिस्ट्री का मैंने चार्ट बना दिया है बहुत बढ़िया तरीके से आरबीआई के बारे में। आरबीआई से रिलेटेड सारी हिस्ट्री है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब जितने हुए हैं सब। 1 अप्रैल 1935 को आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस किया अपना ऑपरेशन। ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे बैंक के, वाज कंस्टिट्यूटेड शेयर होल्डर्स बैंक। 5 जुलाई 1935 को शेड्यूल्ड बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो, ये था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1935 को लंदन ऑफिस में रिजर्व बैंक सेटअप किया गया और क्लोज हो गया वो 30 सितंबर 1963 को। 1 नवंबर 1936 को रेजिग्नेशन दिया फर्स्ट गवर्नर ने, सर ऑसबोर्न स्मिथ ने। और 15 जनवरी 1937 को इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया जो सेपरेट चैप्टर हुआ एक्सक्लूसिवली किसके लिए? बैंक के लिए। 1 जुलाई 1937 को सर जेम्स ब्रेड टेलर एज्यूम्स ऑफिस गवर्नर, है ना। 1937 में फिर क्या हुआ? आरबीआई एक्ट किया बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एंड आल्सो रिस्पांसिबल द नोट ऑफ इश्यू बर्मा। तो बैंक ऑफ बर्मा 1937 से 1947 तक रहा, यहाँ भी है। 1938 में फर्स्ट रिजर्व बैंक नोट इशू हुआ, रिजर्व बैंक नोट इशू किया कब? 1938 में। उसके बाद 21 जून 1938 को क्या हुआ? फेलियर ऑफ ट्रांसवकोर नेशनल एंड इक्विवेलेंट बैंक, द लार्जेस्ट बैंक इन द ट्रांसवकोर रीजन, अंडरलाइन द नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग रिफॉर्म एंड लेजिस्लेशन।
3 सितंबर 1939 को इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया अंडर द डिफेंस इंडिया रूल्स, और 11 मार्च 1940 को आरबीआई अकाउंटिंग ईयर चेंज हो गया, जनवरी दिसंबर से जुलाई और जून कर दिया गया, ठीक है ना, अकाउंटिंग ईयर। 1940 में सिल्वर रुपी रिप्लेस कर दिया गया क्वार्टनरी अलॉय रुपी में, 1 रुपी का नोट री इंट्रोड्यूस हुआ, नोट हैज द स्टेटस ऑफ अ रुपी कॉइन एंड रिप्रेजेंटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल फिएट मनी इंडिया। फिर 1 अगस्त 1943 को सर सीडी अज्यूम्स ऑफिस एज गवर्नर। 1944 में लॉ रिलेटिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बना, ठीक है, पब्लिक डेट्स रिजर्व ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड द बेसिस ऑफ पब्लिक डेट एक्ट 1994। और 1945 को 9 जून 1945 को आरबीआई जो है इंटरेस्टेड हुआ करेंसी एंड कॉइनेज द ब्रिटिश मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बर्मा एज वेल एज बैंकर्स टू बीएमए। 86 में इंटरिम अरेंजमेंट हुआ। 1948 में आरबीआई सीज कर लिया फंक्शन सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमेंस्ड ऑपरेशन 1 जुलाई 1949 से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चालू हुआ। उसके बाद क्या आरबीआई का कहानी खत्म हो गया। 1948 आरबीआई का मतलब पाकिस्तान वाला रोल कर रहा था वो खत्म हुआ। 1 जनवरी 1949 से आरबीआई क्या हुआ, नेशनलाइज हो गया, और 16 मार्च 1949 कमिंग इनटू फोर्स द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 दिस फॉर्म स्टेट बैंकिंग इंडिया। तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 जो है 16 मार्च से लागू हो गया, ये कहानी था। और 1 जुलाई 1949 को बंगाल रामू राव अज्यूम्स ऑफिस गवर्नर, 50 तक की कहानी, ये थी पूरी हिस्ट्री। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बड़ा इजी है, क्या बताऊं सर, इसमें 21 लोग होते हैं, कैसे कैसे, एक तो गवर्नर, ठीक, उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डायरेक्टर होंगे जो नॉमिनेट करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, वन ऑफ विच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स एज ए कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। तो हर कोई जो होंगे 4 लोकल बोर्ड होंगे, और 10 डायरेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने लोग होंगे, यानी कि टोटल किसमें, आरबीआई का कह रहा है सेंट्रल बोर्ड इज बाय द 3 कमिटी, किससे, कौन कौन कमिटी से, कमिटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन बीएफएस, एंड बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट बीएसएससी, 3 जगह से। फंक्शंस क्या क्या है, अब देखिए आरबीआई का ना बहुत सारा काम है, ठीक है, ट्रेडिशनल फंक्शंस है, डेवलपमेंट फंक्शंस है, ट्रेडिशनल में भी सेंट्रल प्रोहिबिटरी फंक्शंस, कौन कौन सा प्रोहिबिटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा लेट ना चलिए। तो कह रहा था मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू रेगुलेट द मॉनेटरी सिस्टम इज द अचीव्ड अलोंग विद द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो सबसे जो बड़ा फंक्शन है क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी को रेगुलेट करना। अकॉर्डिंग टू द प्रीमेबल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 द मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक आर टू रेगुलेट द इशू बैंक नोट्स एंड कीपिंग द व्यू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो भैया इसका मेन फंक्शन क्या है, जो आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि रेगुलेट करना बैंक, रेगुलेट करना इशू बैंक नोट को, और उसका आपका रिजर्व रखना जो भी सिक्योर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी होगा उसके रिगार्डिंग। तो जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री एंड इट्स एडवांटेज, ठीक है। अब ट्रेडिशनल फंक्शन में आइए, डेवलपमेंट फंक्शन में आइए, फटाफट आते हैं। कहिए ट्रेडिशनल फंक्शन 3 तरह के फंक्शन, कौन कौन, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, जनरल बैंकिंग फंक्शन और प्रोप्राइटरी फंक्शन। अब देखो सेंट्रल बैंकिंग मतलब रोल सेंट्रल बैंक का प्ले कर रहा है वो वाला फंक्शन, उसके बाद अगर वो जनरल बैंकिंग का जो रोल प्ले कर रहा है उसके लिए फंक्शंस, के साथ साथ प्रोहिबिटरी फंक्शन वो नहीं प्ले कर, नहीं रोल प्ले करता है ना। आइए सबसे पहले सेंट्रल बैंकिंग में चलिए सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट्स सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस आर एज अंडर। आइए सबसे पहले पेपर करेंसी, जो नोट इशू करना है ना, वो इशू करता है, तो 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 का काम है। चलो उसके बाद द मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई टू रेगुलेट मॉनेटरी सिस्टम, क्या करता है, मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग अगले क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का रेगुलेशन करता है, कह रहा है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू द कंट्रोल ओवर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट पॉलिसी है वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। एज ए सेंट्रल बैंक आरबीआई कंट्रोल्स द क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। जो नॉर्मल बैंक है जो क्रेडिट क्रिएशन करते रहते हैं ना बहुत ज्यादा फेक में, उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आरबीआई कैन अडॉप्ट डिफरेंट मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, अलग अलग क्रेडिट कंट्रोल का मेथड्स है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, है ना।
क्या क्या सर? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों का दादाजी क्या रहता है? बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी ये बैंक है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज से भी रेगुलेशन करता है। अदर फंक्शंस, अदर फंक्शंस क्या है? ये सारा क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है, चेंज ऑफ करेंसी है, ट्रांसफर ऑफ करेंसी, ये सारा काम भी करता है। ट्रेनिंग बैंकिंग में, कंट्रोल ओवर नेशनलाइज्ड बैंक्स, पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारा काम करता है कौन? बैंक। ठीक है, अब जनरल बैंकिंग फंक्शन में आइए। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट सेंट्रल बैंक से रिलेटेड, बिल डिस्काउंट, एडवांसिंग लोन, डील इन फॉरेन सिक्योरिटीज, डील इन कॉस्टली मेटल्स में डील करता है। प्रोहिबिटरी फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, ये समझिए। प्रोहिबिटरी फंक्शन क्या बोल रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट प्रोहिबिट्स दिस बैंक फ्रॉम द परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस, फंक्शंस बैंक को परफॉर्म नहीं करना होता है। द प्रोहिबिटरी फंक्शंस ऑफ द आरबीआई आर, क्या क्या है? पहला कह रहा था बैंक कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रेड, तो आरबीआई कभी भी ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कॉमर्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री नहीं कर सकता आरबीआई। आरबीआई कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर, अपना शेयर वो खुद कभी नहीं खरीद सकता। शेयर्स ऑफ एनी अदर बैंक को भी नहीं खरीद सकता। एंड इट आल्सो कैन नॉट ग्रांट लोन, और इस शेयर पर वो लोन भी नहीं देता है। कह रहा है इट कैन नॉट गिव एनी लोन और अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी उस पर भी लोन वो नहीं दे सकता है। इट आल्सो कैन नॉट परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी बियॉन्ड, अपने नीड में जाकर वो कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है। आरबीआई कैन नॉट पे एन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कैन नॉट पे एनी इंटरेस्ट कर सकता है डिपॉजिट पे। बैंक कैन नॉट एडवांस लोन विदाउट सिक्योरिटीज, और बैंक जो है सिक्योरिटी। तो ये बात है। अब आ जाइए डेवलपमेंट फंक्शंस, कैसे डेवलप होता है ना, ये चलेगा। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है भैया? कैसे कैसे फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलप करता है भैया? बैंक बनाता है ना। देखो कह रहा था फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड द फाइनेंशियल सारा आ गया फाइनेंशियल सिस्टम में। फाइनेंशियल सिस्टम में ये आ रहा है तो बैंक भी बनाता है। बैंक बनाता है तो भैया उससे फाइनेंशियल आपका डेट लोन भी देता है ना। फाइनेंशियल मार्केट में शेयर कैपिटल का भी काम करता है ना। ये सारा द साउंड एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम इज नेसेसरी फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। RBI encourage the banking non-banking institution for the maintenance of sound and health term। बात समझ में आया? क्या परेशानी नहीं सर? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करने का काम किसका है? आरबीआई का। देखो कह रहा है एज वी नो द इंडिया इज द एग्रीगेरियन, तो आरबीआई ऑलवेज गिव अटेंशन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय असेसिंग नीड्स ऑफ द सेक्टर। पैसा का जरूरत है, हमेशा आरबीआई इस बात पर ध्यान देता है और इनके डेवलपमेंट की बात सोचता है। आरआरबीज, रीजनल बैंक, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आर ओनली एग्रीकल्चर फाइनेंस कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई आते हैं। कह रहा है इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल फाइनेंस भी करता है, उसके लिए बहुत सारे बैंक है, सिडबी है, इडबी है, ठीक है, और एग्जिम बैंक है। ये सारा काम करता है कौन? इंडस्ट्रियल फाइनेंस। देखो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्री की डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज industrial development. As we know, the industrial includes small industries, large scale industries. All these industries developed is necessary for economic overall, कह रहा है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सारी क्षेत्र में, यानी कि मिडिल, स्मॉल और बड़े तीनों क्षेत्रों में जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना जरूरी है। एंड फॉर दिस पर्पस आरबीआई सपोर्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो, आरबीआई को भी सपोर्ट करता है। RBI had played a vital role of setting up those such industrial finance system, और RBI बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट करने में, लाइक आईसीआईसीआई लिमिटेड, आईडीबीआई, सिडबी और एक्सिम, सारा बैंक। उसके बाद है ट्रेनिंग प्रोविजन। अब ट्रेनिंग प्रोविजन के लिए RBI always try to provide essential training to the staff of the banking स्टाफ को ट्रेनिंग देने का काम भी RBI करता है। RBI has set up bankers training college at the several places, बैंकर्स का कॉलेज सेटअप किया है अलग अलग जगह पे। द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेमली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट NIBM, ये क्या है? NIBM जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बैंकर स्टाफ कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, ये सारा जो है वो बैंक से ट्रेनिंग देता है। डेटा कलेक्शन में आरबीआई का रोल है। आरबीआई ऑलवेज कलेक्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डेटा, सेवरल टॉपिक्स सच एज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, सेविंग, डिफ्लेशन। दिस डेटा इज वेरी मच पॉलिसी मेकर एंड रिसर्च, तो रिसर्चर्स के लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आरबीआई निकालती है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी करने के दौरान ये सारे डेटा की जरूरत पड़ेगी, मैं आरबीआई से लेता, है ना। अब है
पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का पब्लिकेशन कर देते हैं। आरबीआई हैज इट्स सेपरेट पब्लिकेशन डिवीजन, दैट दिस डिवीजन कलेक्ट पब्लिश डेटा ऑन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द, अलग अलग सेक्टर्स पे क्या पब्लिश करते हैं। प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट्स, बैंकिंग हैबिट्स को डेवलप कराने का काम भी आरबीआई का है। आरबीआई प्लेज टेक स्टेप्स प्रमोट द बैंकिंग हैबिट्स अमंग द पीपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग हैबिट्स डेवलप कराना किसका काम, आरबीआई का। एक्सपोर्ट प्रमोशन भी काम है। आरबीआई ऑलवेज ट्राई टू इनकरेज द फैसिलिटीज फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉरेन ट्रेड स्पेशली एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है इंडिया से बाहर सामान जाए इसका हमेशा आरबीआई ख्याल रखती है। और द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक इसके लिए बनाया गया है। और इस कॉर्पोरेशन बोलते हैं ना, इसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो है, ये दोनों मिलके आपके एक्सपोर्ट पे काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई, क्या क्या उद्देश्य देख लेते हैं, 5-7 मिनट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई स्टेटेड एज फॉलो स्पेसिफिक, क्या क्या। पहला, टू मेंटेन द मॉनेटरी स्टेबिलिटी सच एज बिजनेस एंड इकोनॉमिक लाइफ, क्या करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, बिजनेस और इकोनॉमिक लाइफ दोनों। कैन डिलीवर द वेलफेयर गेन्स ऑफ मिक्स्ड, टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना एंड इंश्योर साउंड फाइनेंशियल को प्रोटेक्ट करना। टू मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम मेंटेन करना सो दैट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन बी सेफली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड। टू इंश्योर दैट द क्रेडिट एलोकेशन बाय द फाइनेंशियल सिस्टम ब्रॉडली रिफ्लेक्ट्स एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड सोशल अर्न। बात समझ में आया सर। टू रेगुलेट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट, मनी और क्रेडिट है, क्रेडिट सप्लाई का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड सिस्टम इनेबल रेगुलेट, तो भैया डेवलपमेंट फाइनेंशियल मार्केट को भी बढ़ाने का काम। बात समझ में आई, देखिए बेसिक था इसलिए मैं सारा इसमें था नहीं बता। आरबीआई क्या काम करती है, आरबीआई का बेसिक है, सारा चीज मैंने बता दिया आपको। इसमें इंपॉर्टेंट है आरबीआई का डेटा, कि आरबीआई कब आया और आरबीआई किस है, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है ना वो जबरदस्त है, मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।